जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का केएस रोजगार यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ज्योग्राफी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वो भी 20 क्वेश्चन से अवगत कराऊंगा, जो आने वाले हर एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल एमटीएस यूपी पुलिस बिहार पुलिस के किसी भी एग्ज़ाम्स में आपकी सहायता करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। बस इस वीडियो को लाइक कर देना, अपना प्यारा से एक लाइक कर देना। मैं ईश्वर से यही कामना करता हूं कि मेरा वीडियो देखने वाला हर वो बच्चा सफल हो जाए जो एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा है। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। और आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है, स्थलाकृति मानचित्र में रेलवे लाइनों और टेलीफोन लाइनों को किस रंग में दिखाया जाता है? तो आपका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन बी के साथ, काला रंग में। ठीक है, काले रंग में दिखाई जाती हैं जो आपकी स्थलाकृत मानचित्र होता है उसमें। आगे इसके हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की अगर हम बात करें, स्थलाकृति जो मानचित्र में काला रंग होता है वो किस किस चीज़ को डिनोट करता है? तो सबसे पहले सभी नदियों के किनारों को काला रंग डिनोट करता है, टूटे हुए मैदान को और सूखी धाराएं, सर्वेक्षण किए गए पेड़ों को, ऊंचाई और उनकी संख्या को, रेलवे ट्रैक, टेलीफोन और टेलीग्राफ की लाइनों को दर्शाता है। ठीक है, तो काला रंग इतना इम्पोर्टेंट है। उसके बाद अगर हम अन्य रंगों की बात करें, स्थलाकृति जो मानचित्र होता है उसमें अन्य जो रंग प्रयुक्त होते हैं, तो इसमें पीला रंग जो होता है वो सभी खेती योग्य भूमि को दर्शाता है। हरा रंग जो होता है वो सभी वन क्षेत्र को दर्शाता है। भूरा रंग जो होता है रेत सुविधाओं को दर्शाता है। नीला रंग जो होता है वो जल निकाय को दर्शाता है। लाल जो रंग होता है वो ग्रिड लाइनें और उनकी संख्या को दर्शाता है। ठीक है, और दोस्तों अगर आप मेरे रेगुलर वीडियो देखते हो तो आपको जीएस जीके पढ़ने की कहीं भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं इतना मटेरियल दे ही दूंगा जिससे आपका एग्ज़ाम आसानी से क्रैक हो जाएगा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर आपका 2 है, चूंकि क्लिनिकल थर्मामीटर केवल मानव शरीर के तापमान को मापने के लिए डिजाइन किया गया है, इसलिए यह 35 डिग्री सेंटीग्रेड से कितने तक का ताप प्रदर्शित करता है? तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही जाएगा, 42 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी 35 डिग्री सेंटीग्रेड से 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक का तापमान आपका जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है वो डिनोट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका अगला क्वेश्चन है, इससे कुछ संबंधित पॉइंट्स देख लीजिए। मानव शरीर का तापमान आमतौर पर 35 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे या 42 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर नहीं जाता है। यही वजह है कि इस थर्मामीटर की रेंज 35 डिग्री सेंटीग्रेड से 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया गया वो है, कर्क रेखा किससे होकर नहीं गुजरती है? यानी इन चारों राज्यों में से ऐसा कौन सा राज्य है जिनसे कर्क रेखा होकर नहीं गुजरती है? तो आपका जो ऑप्शन सही जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, असम। यानी जो आपकी कर्क रेखा है वो असम से होकर नहीं गुजरती है। आप इधर ये कर्क रेखा देख सकते हैं। ठीक है, ये जो डॉट डॉट करके डिनोट की गई यहाँ तक, ये आपकी कर्क रेखा है। अब हम इस क्वेश्चन से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी जान लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों, कौन कौन से? राजस्थान, गुजरात, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। कर्क रेखा जो है 23.5 डिग्री उत्तर में भारत को लगभग 2 समान जलवायु क्षेत्रों में विभाजित करती है, अर्थात उत्तरी क्षेत्र और दक्षिणी क्षेत्र 2 क्षेत्रों में विभाजित करती है। ठीक है, आगे देखिए, आपका यहाँ पर दिया गया, माही नदी भारत की एकमात्र नदी है जो मध्य प्रदेश में 2 बार पहले और गुजरात में दूसरी बार कर्क रेखा को काटती है। तो कौन सी नदी है? माही नदी है। पहले कहाँ काटती है? तो मध्य प्रदेश में, और दूसरी बार गुजरात में काटती है। ठीक है, तो माही नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। उसके बाद अगला एक पॉइंट है, अफ्रीका एकमात्र महाद्वीप है जिसे कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा के द्वारा पार किया जाता है। यानी कि जो आपका अफ्रीका जो महाद्वीप है, ये एक ऐसा महाद्वीप है जिसमें कर्क रेखा भी है, भूमध्य रेखा भी है और मकर रेखा भी है। तीनों रेखाएं इसको पार करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, दिन में समुद्री जल का लयबद्ध रूप से उतार चढ़ाव होना क्या कहलाता है? तो आपका ऑप्शन जाएगा डी के साथ, यानी कि ज्वार कहलाता है। ठीक है, अब ज्वार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पृथ्वी की सतह पर सूर्य और चंद्रमा द्वारा तीव्र गुरुत्वाकर्षण बल ज्वार को प्रेरित करता है। यानी जो आपका समुद्र में ज्वार उत्पन्न होता है वो किसकी वजह से होता है? तो पृथ्वी और चंद्रमा के बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है उसकी वजह से।
और यहाँ पर जब पानी अपने अधिकतम स्तर तक बढ़ते हुए अधिकांश किनारे तक आ जाता है, यानी जब आपका पानी जो है बढ़ते बढ़ते समुद्र के किनारे तक आ जाता है, अधिकांश किनारे तक, तो वहाँ पर उसे हम कहते हैं उच्च ज्वार का, ठीक है। तो उसे हम उच्च ज्वार के रूप में जानते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, आपका क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, किसको अब पृथ्वी के सौर मंडल में एक ग्रह के रूप में नहीं माना जाता है, यानी ऐसा कौन सा ग्रह था जिसको अब ग्रह नहीं माना जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी, एम प्लूटो ग्रह को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे छोटी पर्वत श्रृंखला है। तो आपका ऑप्शन बी सही आएगा, सटरवट्स। आप ये देख सकते हैं, ये है सटरवट्स है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, लैटेराइट मिट्टी में किसकी समृद्धता होती है, यानी इन चारों ऑप्शंस में से ऐसा कौन सा मटेरियल है जिसकी लैटेराइट मिट्टी में सबसे ज़्यादा अधिकता होती है। तो आपका ऑप्शन डी सही जाएगा, आयरन ऑक्साइड, ठीक है। तो आयरन ऑक्साइड जो होता है ये लैटेराइट मिट्टी में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, ठीक है। तो आप इधर देख सकते हैं, ये है आपकी लैटेराइट मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, डोडा बेट्टा निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला का सर्वोच्च शिखर है। तो आपका ऑप्शन सही जाएगा, नीलगिरी, ठीक है। नीलगिरी का सर्वोच्च शिखर है कौन, डोडा बेट्टा, ओके। इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए, डोडा बेट्टा नीलगिरी पर्वत का सबसे ऊंचा पर्वत है जिसकी ऊंचाई लगभग 2637 मीटर है, ठीक है। ऊंचाई कितनी है, 2637 मीटर, ठीक है। इतनी आपकी ऊंचाई है किसकी, डोडा बेट्टा जो शिखर है इसकी, ठीक है। जो आपका डोडा बेट्टा है ये भारत के तमिलनाडु राज्य में नीलगिरी जिले में ऊटी से लगभग 10 किलोमीटर दूर स्थित है, ठीक है। कहाँ से, ऊटी से 10 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। उसका अगला पॉइंट है, अनाईमुड़ी पूरे दक्षिण भारत में सबसे ऊंची चोटी जिसकी ऊंचाई है 2695 मीटर, ठीक है। 2695 मीटर है किसकी, अनाईमुड़ी की ऊंचाई, ओके। उसके बाद आगे देखिए, भारत में पर्वत श्रृंखलाओं में से कुछ हैं, जैसे अगर हम विंध्य पर्वत श्रृंखला की बात करें, इसमें सर्वोच्च शिखर कौन सा है, सद्भावना शिखर या सद्भावना शिखर जिसकी ऊंचाई है 752 मीटर, ठीक है। ये किसमें, विंध्याचल जो विंध्य श्रेणी का पर्वत है, ठीक है। अगर हम सतपुड़ा रेंज की बात करें तो यहाँ पर धूपगढ़ इसकी सर्वोच्च चोटी है जिसकी ऊंचाई 1350 मीटर है, ठीक है, 1350 मीटर। उसके बाद अरावली रेंज की अगर हम बात करें तो इसमें गुरु शिखर है सर्वोच्च चोटी जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है, ठीक है, 1722 मीटर। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा जम्मू घाटी को कश्मीर से जोड़ता है, ठीक है। यानी इनमें से कौन सा दर्रा है जो जम्मू घाटी को कश्मीर घाटी से जोड़ता है। तो आपका बनिहाल दर्रा है, कौन सा, बनिहाल दर्रा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आगे देखिए, इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। बनिहाल दर्रा पीर पंजाल रेंज में स्थित है, ठीक है। जो बनिहाल दर्रा है ये पीर पंजाल जो आपकी पर्वत श्रेणी है इसमें स्थित है, ठीक है। उसके बाद जम्मू संभाग है, यह जम्मू संभाग को कश्मीर घाटी से जोड़ता है। बनिहाल का अर्थ होता है बर्फानी तूफान, ठीक है। जो बनिहाल का शाब्दिक अर्थ है वो क्या है, बर्फानी तूफान, ओके। अगला पॉइंट है कश्मीर जोजिला दर्रा, कश्मीर जोजिला, बुर्जिला, पेंसिला और पीर पंजाल दर्रा में गुजरता है, ठीक है। इतने सारे दर्रे आपके कश्मीर में स्थित हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है, बोमडिला अरुणाचल प्रदेश को लहासा से जोड़ता है। जो बोमडिला दर्रा है ये अरुणाचल प्रदेश को किससे, लहासा से जोड़ता है। उसके बाद जो आपका जेलेपला दर्रा है ये सिक्किम को कहाँ से, लहासा से जोड़ता है, ठीक है। जेलेपला जो दर्रा है ये सिक्किम को लहासा से जोड़ता है। उसका अगला पॉइंट है दिफू दर्रा भारत, चीन और म्यांमार की विवादित यात्रा सीमा पर स्थित है, ठीक है। आगे देखिए, आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, मैटूर बांध किस नदी पर और किस राज्य में है। तो आपका जो ऑप्शन सही जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कावेरी नदी तमिलनाडु में, ठीक है। मैटूर बांध किस नदी पर है, कावेरी नदी आपकी तमिलनाडु में, ठीक है। इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए, जैसे अगर हम बात करें इसके पॉइंट्स की, मैटूर बांध तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है। यह कावेरी नदी पर बनाया गया है। मैटूर प्रोजेक्ट कब का है, 1934 यानी 1934 में इसे पूरा किया और 1934 में इसे खोल दिया गया। जो आपका मैटूर बांध है ये तमिलनाडु में सबसे बड़ा बांध है। यूनाइटेड किंगडम बांध के लिए धन प्रदान करके निर्माण में मदद इसी ने की थी, ठीक है। आगे अगर हम बात करें, तुंगभद्रा जो बांध है इस बांध का जो निर्माण है कर्नाटक में
तुंगभद्रा नदी पर किया गया है। ठीक है, तो तुंगभद्रा बांध तुंगभद्रा नदी पर और कहाँ, कर्नाटक में। ठीक है, उसका सुपा बांध कर्नाटक में काली नदी पर बनाया गया है। जो सुपा बांध है ये कर्नाटक में बनाया गया, वो भी किस, काली नदी पर। ठीक है, उसके बाद इंदिरा सागर बांध का निर्माण मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर किया गया है। ठीक है, जो आपका इंदिरा सागर बांध है इसका निर्माण एमपी में किया गया, वो भी नर्मदा नदी पर। आगे देखिए, आगे आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, कियनरेम जलप्रपात किस राज्य में स्थित है। तो आपका जो ऑप्शन सही जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेघालय। ठीक है, यानी कियनरेम जो जलप्रपात है वो मेघालय राज्य में स्थित है। अगर हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो कियनरेम जलप्रपात मेघालय में स्थित है, ये तो श्योर हो चुका। उसके बाद कियनरेम जलप्रपात मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स जिले में चेरापूंजी के पास स्थित एक आश्चर्यजनक झरना है। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट, यह मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स जिले में चेरापूंजी का एक और लोकप्रिय आकर्षण थांग खरंग पार्क के नाम से जाना जाने वाला एक खूबसूरत पार्क के अंदर स्थित है। यहाँ देखिए मेन पॉइंट है, ये देखिए थांग खरंग पार्क इस पार्क के अंदर स्थित है। ठीक है, इस पार्क के अंदर ये झरना स्थित है। अगर हम इसकी ऊंचाई की बात करें तो इसकी जो ऊंचाई है 1001 फीट है। कितनी, 1001 फीट है। ठीक है, 1001 फीट इसकी ऊंचाई है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और आगे यहाँ पर आपको पॉइंट दिया गया है, कर्नाटक के शिमोगा जिले में कुंचिकल जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जिसकी ऊंचाई 1493 फीट है। ठीक है, जो कर्नाटक में ये शिमोगा जिले में कुंचिकल जो जलप्रपात स्थित है, कौन सा, कुंचिकल जलप्रपात, ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है और इसकी ऊंचाई कितनी है, 1493 फीट है। 1493 फीट है। ठीक है, अगले पॉइंट की अगर हम बात करें तो कुल मिलाकर यह एशिया का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। कौन, कुंचिकल। ठीक है, जो कुंचिकल है एशिया का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अगला पॉइंट है, झारखंड की राजधानी रांची को भारत में झरनों के शहर के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट, चेरापूंजी के पास स्थित नोहकलियाई जलप्रपात की ऊंचाई 1115 फीट है और यह पृथ्वी का सबसे गीले स्थानों में से एक है। ठीक है, यह पृथ्वी पर सबसे गीले स्थानों में से एक है, जो आपका नोहकलिकाई जलप्रपात है। ठीक है, नेक्स्ट, और अगला आपको प्रश्न दिया गया है प्रश्न नंबर 12, 1493 फीट की ऊंचाई पर भारत का सबसे लंबा झरना कौन सा है। ठीक है, तो आप भी, तो मैंने आपको बताया कुंचिकल फॉल्स कर्नाटक। ठीक है, कुंचिकल फॉल्स कर्नाटक। ठीक है, आगे देखिए इससे संबंधित कुछ पॉइंट्स हैं। कुंचिकल फॉल्स जिसे ऊंचाई अब्बे भी कहा जाता है। यहाँ देखिए एक नया प्रश्न आपको और देखने को मिल गया। जो कुंचिकल फॉल्स है इसे हम क्या कहते हैं, ऊंचाई अब्बे कहा जाता है। ठीक है, कर्नाटक राज्य के उडुपी शिमोगा जिलों की सीमा के मस्तीकते हुलीकल के पास ये झरना स्थित है। ठीक है, कुंचिकल फॉल्स बरही नदी द्वारा बनाया गया है। किस नदी, बरही नदी के द्वारा, ये भी याद रखना है। कुंचिकल चट्टानी बोल्डर से झरना गिरता है और गिरने की ऊंचाई जो है 455 मीटर है। ठीक है, आगे देखिए अगला आपका है, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स और दिए गए हैं। थलियार जलप्रपात 6 भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ठीक है, थलियार प्रपात को रैट टेल फॉल्स के नाम से भी जाना जाता है। जो आपका थलियार जलप्रपात है इसको रैट टेल फॉल्स के नाम से भी जाना जाता है, जो देवदानापट्टी डिंडीगुल जिले तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, देवदानापट्टी डिंडीगुल जिले तमिलनाडु में स्थित है। अगला पॉइंट है, यह 975 फीट यानी 297 मीटर लंबा और तमिलनाडु का सबसे ऊंचा झरना है। कौन सा, आपका थलियार प्रपात। ठीक है, आगे देखिए अगला पॉइंट है, यह विश्व का 267वां सबसे ऊंचा झरना है। कौन, थलियार जलप्रपात। ठीक है, जो कि कहाँ स्थित है, ये याद रखना है, तमिलनाडु में। कहाँ पर, देवदानापट्टी डिंडीगुल जिले में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इसको क्या कहा जाता है, रेड टेल फॉल्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, एक वर्ष के दौरान हवाओं की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन को किस रूप में जाना जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए मानसून के रूप में जाना जाता है। ठीक है, मानसून। क्वेश्चन नंबर आपके 14 है, कौन सी मृदा आमतौर पर बनावट में रेतीली और प्रकृति में खारी होती है। तो आपका ऑप्शन डी सही जाएगा, शुष्क मृदा। ठीक है, शुष्क मृदा जो होती है वो बनावट में रेतीली होती है और प्रकृति में खारी होती है। आगे देखिए इससे हम संबंधित कुछ पॉइंट्स जानेंगे और पॉइंट्स आपके क्या होंगे, कुछ इस तरीके से।
जो आपकी शुष्क मृदा होती है वो रेगिस्तानी अर्ध शुष्क क्षेत्रों की मृदा है। शुष्क मृदा आमतौर पर बनावट में रेतीली और प्रकृति में खारी होती है। ये तो क्लियर हो चुका है, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट है, इसमें उच्च नमक और कम धारण सामग्री होती है। अगला पॉइंट, जिप्सम डालकर शुष्क मृदा को उपजाऊ बनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, यह राजस्थान, हरियाणा, पंजाब क्षेत्रों में पाई जाती है। अगला पॉइंट है, जौ, ज्वार, बाजरा जैसी बहुत कम फसलें उगाई जाती हैं इसमें, ठीक है। तो ये इस तरीके से होती है। आगे पॉइंट देखिए, जलोढ़ मृदा की अगर हम बात करें तो भारत में सबसे व्यापक मृदा का प्रकार जलोढ़ मृदा है, ठीक है। उसके बाद महानदी गोदावरी के डेल्टा जलोढ़ मृदा से समृद्ध हैं, ठीक है। जो महानदी है और गोदावरी नदी है, ये इसके जो डेल्टा है वो जलोढ़ मृदा से समृद्ध हैं। मिट्टी का यह प्रकार यानी जलोढ़ मृदा भारत में कुल क्षेत्रफल का लगभग 43% है, ठीक है। जलोढ़ मृदा में पोटास प्रचुर मात्रा में होती है। जो आपकी जलोढ़ मृदा होती है इसमें पोटास सबसे अधिक मात्रा में होती है। अगले पॉइंट की, यह खरीफ और रबी फसलों की वृद्धि के लिए उपयुक्त होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और आगे आपका जो है पॉइंट्स दिए गए हैं। लेटेराइट मृदा, लेटेराइट मृदा का निर्माण मुख्य रूप से लेटेराइट चट्टानों के अपक्षय के कारण होता है। निर्माण कार्यों के लिए उपयुक्त है। काजू और टैपियोका की वृद्धि के लिए उपयुक्त है। काली मृदा की अगर हम बात करें तो ज्वालामुखी मूल की होती है, ठीक है। जो काली मृदा होती है ज्वालामुखी जो होता है उसके फटने से निकलती है। तो जो आपकी काली मृदा होती है वो ज्वालामुखी वाली मृदा होती है। इसे चेरनोजेम भी कहा जाता है, ठीक है। जो आपकी काली मृदा होती है इसे चेरनोजेम भी कहा जाता है, काली मृदा को। यह कपास की वृद्धि के लिए उपयोगी होती है। काफ़ी हद तक दक्कन के पठार में पाई जाती है। कौन सी? काली मृदा। आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। दो अनुक्रमिक अमावस्या के बीच अनुमानित अवधि कितने दिन है? तो आपका ऑप्शन बी सही जाएगा, 29.5 दिन, ठीक है। 29.5 दिन होते हैं अमावस्या के बीच। चलिए इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं। पहला पॉइंट आपको दिया गया है, अमावस्या पहली चंद्रकला है जब चंद्रमा और सूर्य का एक ही क्रांति वृत्त संबंधित देशांतर होता है। दूसरा पॉइंट है, दो अनुक्रमिक अमावस्या के बीच अनुमानित अवधि 29.5 दिन होता है। अगला पॉइंट, जब चंद्रमा पृथ्वी से पूरी तरह से प्रकाशित हो जाता तो चंद्रकला पूर्ण चंद्रमा के रूप में होती है। नेक्स्ट, अमावस्या से पूर्णिमा के बीच की चंद्रकला को वर्धन कला के रूप में जाना जाता है। यानी कि जो अमावस्या से पूर्णिमा के बीच जो चंद्रमा में कलाएं होती हैं उसको वर्धन कला के रूप में जाना जाता है। उसके बाद अगला पॉइंट, पूर्णिमा से अमावस्या के बीच जो चंद्र चरण को क्षय कला के रूप में जाना जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपका 16 है, कौन भारत में एक प्रमुख लौह अयस्क पट्टी है? तो आपका ऑप्शन डी सही जाएगा। उड़ीसा और झारखंड के जो क्षेत्र है उसको लौह अयस्क पट्टी के रूप में जाना जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और आगे कुछ पॉइंट्स हैं। भारत में 3 प्रमुख लौह अयस्क पट्टियां हैं और उड़ीसा झारखंड पट्टी उनमें से एक है। यानी यहाँ समझिए भारत में कुल कितनी लौह अयस्क पट्टियां? तो 3 लौह अयस्क पट्टियां हैं, ठीक। और आगे अगर हम अन्य 2 लौह अयस्क पट्टियों की बात करें तो वो 2 हैं, दुर्ग बस्तर चंद्रपुर पट्टी और बेल्लारी चित्रदुर्ग चिकमगलूर तुमकुर पट्टी, ठीक है। तो ये 2 पट्टियां हैं जो आपकी, तो ये 2 पट्टियां लौह अयस्क पट्टियां हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है, उड़ीसा झारखंड पट्टी के बादाम पहाड़ खानों में उच्च श्रेणी में हेमेटाइट अयस्क पाया जाता है, ये याद रखना। अगला पॉइंट, दुर्ग बस्तर चंद्रपुर पट्टी की प्रसिद्ध बॉम्डिला श्रेणी में उच्चतम श्रेणी के हेमेटाइट पाए जाते हैं, ठीक है, दुर्ग बस्तर। अगला पॉइंट, कुद्रेमुख भंडार दुनिया में लौह अयस्क के सबसे बड़े भंडार में से एक माना जाता है और बेल्लारी चिकमगलूर चित्रदुर्ग पट्टी में स्थित है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। कुमायूं हिमालय किन 2 नदियों के बीच स्थित है? तो जो आपका ऑप्शन सही जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सतलुज नदी और काली नदी के बीच में। जो कुमायूं हिमालय है वो सतलुज और काली नदी के बीच में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। अगर हम आगे बढ़ें तो इसमें कुछ एडिशनल पॉइंट्स हैं। कुमायूं हिमालय उत्तर भारत में हिमालय का एक पश्चिमी मध्य खंड है जो सतलुज नदी से 200 मील 320 किलोमीटर पूर्व में काली नदी तक फैला हुआ है। आप ये देख सकते हैं, ठीक है। ये आपका है कुमायूं हिमालय, ठीक है। कुछ इस तरीके से ये आपकी नदी आई हुई है। आगे बढ़ते हैं। अगर हम तो यहाँ पर कुछ और पॉइंट्स दिए गए हैं।
आगे जो पॉइंट दिया गया है वो है हिमालय के विभाजन जो नदी घाटियों द्वारा सीमांकित किए गए हैं। सबसे पहला पॉइंट, सिंधु और सतलुज नदियों के बीच स्थित हिमालय के हिस्से को पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। जो सिंधु नदी और सतलुज नदी के बीच हिमालय का हिस्सा है उसे पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, काली और तीस्ता नदियों के बीच स्थित हिमालय के हिस्से को नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाता है। जो आपकी काली नदी है और तीस्ता नदी जो है, इस नदी के बीच में जो हिमालय का हिस्सा स्थित है उसे हम किस नाम से, नेपाल हिमालय के नाम से जानते हैं। अगला पॉइंट है, तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच जो स्थित हिमालय के हिस्से को असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अगला पॉइंट, सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के हिस्से को कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं और आगे पॉइंट दिए गए हैं, मुख्य हिमालय नदी प्रणाली सिंधु और गंगा ब्रह्मपुत्र मेघना प्रणाली है। ठीक है। यानी मुख्य हिमालय जो नदी है वो प्रणाली सिंधु और गंगा ब्रह्मपुत्र मेघना प्रणाली है। अगला पॉइंट, सिंधु जो दुनिया की महान नदियों में से एक है, तिब्बत में मानसरोवर के पास से निकलती है और भारत के माध्यम से सेह और उसके बाद पाकिस्तान के माध्यम से बहती और अंत में कराची के पास स्थित अरब सागर में गिरती है। और आपको क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया, 18 नंबर, किस मिट्टी में जल का अंतःस्रवण परकुलेशन दर सबसे कम होता है? तो आपका ऑप्शन नंबर है चिकनी मिट्टी में। देखिए चिकनी मिट्टी में क्या होता है, अगर चिकनी मिट्टी में पानी भर जाता है तो वो कई दिनों तक भरा रहता है, तो इसमें परकुलेशन यानी अंतःस्रवण सोखता कम है पानी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। चिकनी मिट्टी में बहुत महीन कण होते हैं जिनके माध्यम से जल आसानी से अंतःस्रावित नहीं हो सकता है। अंतःस्रवण क्या है? जब हम जमीन पर जल छिड़कते हैं तो यह जल्द ही मिट्टी द्वारा अवशोषित हो जाता है। जिस प्रक्रिया में मिट्टी के माध्यम से जल धीरे धीरे नीचे जाता है उसे जल का अंतःस्रवण कहा जाता है। अंत में अंतःस्रवण मिट्टी के प्रकार के साथ भिन्न होता है, जबकि रेतीली मृदा अधिकतम अंतःस्रवण की अनुमति देती है। चिकनी मिट्टी जल के न्यूनतम अंतःस्रवण की अनुमति देती है, यानी रेतीली मिट्टी में सबसे ज़्यादा जल सोखता है और चिकनी मिट्टी में सबसे कम। आगे अगर हम मिट्टी के प्रकार और अंतःस्रवण की दर की बात करें, चिकनी मिट्टी में धीरे धीरे होता है अंतःस्रवण, रेतीली में उच्च अंतःस्रवण दर होता है, सबसे तेजी से होता है, बजरी में उच्च होता है, दोमट मिट्टी का मध्यम होता है। ठीक है। दोमट मिट्टी जो होती है उसका मध्यम अंतःस्रवण होता है। भारत में मिट्टी के प्रकार हैं। भारत में कितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं? देखिए जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटेराइट और लेटेरिटिक मिट्टी, वन और पर्वत मिट्टी, शुष्क और रेगिस्तानी मिट्टी, पीट और दलदली मिट्टी। ठीक है, दलदली मिट्टी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है, कौन सी नदी एकमात्र प्राकृतिक जल स्रोत है जो रेगिस्तान में एक झील के अंदर से निकलती है? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, लूनी नदी। ठीक है। जो लूनी नदी है वो एकमात्र प्राकृतिक जल स्रोत है जो रेगिस्तान में एक झील के अंदर से निकलती है। ठीक है, लूनी नदी। आगे बढ़ते हैं और आगे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं यहाँ पर गंगा नदी के बारे में। गंगा नदी उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। कहाँ से? गंगा नदी जो है उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। अलकनंदा नदी भागीरथी से देवप्रयाग में मिलती है और वहाँ से नदी को गंगा कहा जाता है। यमुना गंगा की सबसे बड़ी दाहिनी तटीय सहायक नदी है। दामोदर बंगाल का शोक, घाघरा, गोमती और गंडक रामगंगा, कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं और दामोदर नदी को बंगाल का शोक। सोन नदी और महानंदा गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। ठीक है, गंगा की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं ये आप इस वाले पॉइंट में आप देख सकते हैं। ठीक है, इस वाले पॉइंट में आगे बढ़ते हैं। गंगा नदी जो है यह उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल राज्यों से होकर बहती है। यह एक ट्रांस बाउंड्री नदी है जो भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है। इस नदी की कुल लंबाई 2600 किलोमीटर है। कितनी? 2600 किलोमीटर टोटल लंबाई है किसकी? गंगा की। ठीक है, 2600 किलोमीटर। आगे अगर हम बात करें लूनी नदी से संबंधित कुछ पॉइंट्स की, तो देखिए लूनी नदी यह पश्चिम में बहने वाली नदियों में से एक है। यह राजस्थान के अजमेर जिले में अरावली रेंज से निकलती है और कच्छ के रण में जाकर मिलती है। जवाई, सुकरी, गुइया, बांडी और हेमावास और जोजरी नदियां लूनी नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। यह एकमात्र प्राकृतिक जल स्रोत है जो थार रेगिस्तान में एक झील के अंदर से निकलती है। ठीक है।